के मुखय्यर हजरात को, उनको मैं दर्द दिल से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें। इनके लिए खुराक, खैमे, अद्वियात, कपड़े और जो कुछ भी और नक़द जो कुछ भी आप दे सकते हैं, ये आप बहुत बड़ी आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन दर्द आशना में मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहाना अवैस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया सैलाब बहुत सारी तबाही लेकर आया है। बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी डूब चुके हैं और लोगों के घर ढह चुके हैं। और जो बाकी लोग बचे हैं वो अब अपनी बक्का की जंग लड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे उन्होंने इन मुसीबतों का मुकाबला करना है। और इसके साथ साथ अभी भी जिन इलाकों में पानी खड़ा है वहाँ पर मच्छरों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और डेंगू और मलेरिया के ख़तरात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये ख़तरात अब सिर्फ देही इलाकों तक नहीं बल्कि शहरी इलाकों तक पहुँच गए हैं और शहरी इलाकों में भी लोग बहुत परेशान हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने उन मेहमानों से जो न सिर्फ इन तमाम चीज़ों से बहुत बाखबर हैं बल्कि वहाँ जाकर बहुत कुछ खुद मुशाहिदा कर चुके हैं, बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह इन तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है और किस तरह आपकी मदद के साथ हम इन तमाम मुश्किलात को कम कर सकते हैं। तो हमारे आज जो मेहमान हैं इस नशिस्त के, उनका तारुफ आपसे कराते चलो। हमारे पहले मेहमान हैं मारूफ सहाफ़ी अनीस मंसूरी साहब। और आप जो हैं बहुत सारे चूँकि इलाकों में जा चुके हैं, उन इलाकों का ख़ुद आपने मुशाहिदा किया है, तो इनसे बात करेंगे कि इन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा। बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपका तशरीफ़ आफ्रीका। हमारी दूसरी मेहमान है सोनिया खुन साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो ख़ुद भी उन इलाकों में गई हैं। डॉक्टर सोनिया खुन साहिबा जहाँ जहाँ ये तमाम इलाके जो हैं जहाँ पे लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पर ये बहुत सारे काम भी कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। और हमारी तीसरी मेहमान हैं एमी ख़ान, जो कि आरजे हैं, होस्ट हैं और बहुत हसास दिल की मालिक हैं और ये अपनी गुफ्तगू से लोगों को मोटिवेट करती हैं कि किस तरह वो आगे बढ़ें और जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करें। आपको भी बहुत शुक्रिया एमी। जज़ाकल्लाह बुलाने का। अनीस साहब आपसे शुरू करेंगे। आपने चूँकि ख़ुद उन इलाकों का दौरा किया और बहुत सारी वो मुश्किलात जो लोग फ़ेस कर रहे हैं ख़ुद से देखी हैं, तो पहले तो आप ये बताइएगा कि कौन से इलाकों में आप गए और वहाँ पे आपने किन किन मुश्किलात में घिरे हुए लोगों को देखा? शुक्रिया फरहाना आपका। हमने तकरीबन जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं उन तमाम जगहों पर हम गए। हमारा सफ़र जो है वो इब्तदाई दिनों में जो शुरू हुआ वो मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट, टंडोलायार और उसके बाद सक्खर, नवाबशाह, फिर हम दादू, जकावाद, खैरपुर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में गए। और इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा जो सफ़र रहा वो जो कुछ हमने देखा वो दर्दनाक कहानी है। वो कहानी है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। वो दर्द है कि जिसे अगर आप लिखने बैठें तो आप सोच नहीं सकते कि वहाँ इंसानियत इस वक्त किस अलमिए का शिकार है। सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जब इब्तदाई दिनों में बरसात हुई और बरसात होने के बाद क्योंकि वहाँ जो एवरेज रेन है, हमारे यहाँ पर आमतौर पे 50 mm तक बारिश होती है, लेकिन जो रेन है वो तकरीबन 1000 mm से क्रॉस कर गई। सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई थी कि इंसान को इंसान सुझाई नहीं दे रहा था। घर जितने लोगों के थे वो न सिर्फ मुतासर हुए बल्कि हमने ये देखा कि वहाँ सैलाबी रेलों के अंदर लोग बहते हुए गए। जानवर, मवेशी तो बह ही रहे थे, लेकिन साथ साथ जो है वो इंसान इस तरह से बह रहे थे कि आप शुमार नहीं कर सकते। जो आदाद व शुमार अब तक आ चुके हैं उसके मुताबिक तो तकरीबन 1300 के करीब अफराद जहाँ बाग हुए हैं, लेकिन हमारा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि इसकी तादाद ज़्यादा है क्योंकि अब भी जहाँ जहाँ से पानी उतर रहा है वहाँ से लाशें अभी भी मिल रही है। और अब वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ज़ाहिर वक्त के साथ साथ जब एक तो इब्तदाई तौर पर जब ये बरसात हुई उसके बाद जो सैलाबी रेल आए तो उस वक्त क्योंकि इतनी हुकूमत भी तैयार नहीं थी और वहाँ की इंतज़ामिया भी तैयार नहीं थी, हम सब लोग भी इतने तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ती गई वहाँ सूरत हाल इस हद तक गंभीर हो गई कि वहाँ पर किसी के बचाव तक पहुँचना और रास्तों का तलाश भी मुश्किल हो गई थी। यकीनन अब मेरा ख्याल है कि ये जो जितनी भी मुश्किलात आप बता रहे हैं यकीनन वो थोड़ी सी अब ज़रूर कमी की तरफ आ रही होंगी क्योंकि पानी उतरना शुरू हो गया है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी, जैसे आपने शुरू में भी मुझे बताया डॉक्टर साहबा कि आप लोग उन इलाकों में उस वक्त गए जब कोई और नहीं पहुँचा था, तो इब्तदाई तौर पर क्या प्रॉब्लम्स आप लोग देख रहे थे? जो लोग अगर बीमार थे या ऐसी कौन सी वो चीज़ें थी जो फेस कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो जो हमने सूरत हाल देखी वो ये थी
कि असल तो उनका जो था वो बह गया, सब कुछ जब निकल कर जा चुका तो तन पर बचे कपड़े, और उन कपड़ों को समेटकर वो पहुँचे एक जगह पर अभी भी। लेकिन अगर उनके सराउंडिंग में देखा जाए तो अव्वल तो उन तक इमदाद उस वक्त तक पहुँची नहीं थी, ठीक है, सही तरह से पहुँची नहीं थी। तो मेडिकली हम उनको किस तरह देखते हैं। अब जो ठहरा हुआ पानी था, उस बारिशों के पानी में, उस सैलाबी पानी में मच्छरों ने परवरिश पाना शुरू कर दी। बहुत इब्तिदा से ही ये मच्छरों ने परवरिश पाना शुरू कर दी। अब वो ना मच्छरदानियाँ उनके पास, ना सही तरह से उनके पास रहने की जगह, तो जो उनको सेहत के मसाइल थे वो गमगीर होते चले गए। भूख से निढाल लोग, फिर उधर से सेहत के मसाइल, फिर ख़वातीन के बेशुमार मसाइल, बच्चे बिलखते देखे, रोते देखे, और फिर यूँ देखा कि जिस तरह से एक रेड़ी नहीं होती, रेड़ी उस पे एक ड्रम पानी का भर के वो बैठी हैं, तो वो अगर वो कपड़े धो रही हैं तो वो इस तरह से करके वो अपना गुजारा कर रहे थे। तो बीमार बिलखते लोग, भूख से निढाल लोग, बीमारियों से परेशान तो लोग। आपके ख्याल में कितने दिनों के बाद ये उनको खाने पीने का सामान मिलना शुरू हुआ उन जगहों पे? मिलना यूँ था कि बट रही थी दाल सीधी प्लेट में, ओहो, तो यूं कभी यूं पलट जाती थी, कभी यूं पलट जाती थी। तो इमदाद क्या थी, बहुत बस ज़्यादा इसी तरह से तकलीफ की सूरत हाल आपने देखी है। बस ये सूरत बिल्कुल। एमी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप जो है माशाल्लाह अपनी खूबसूरत आवाज़ से और अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करके लोगों को मोटिवेट करती हैं, और आप क्या समझती हैं कि आप चूँकि एक मेज़बान हैं तो आपके शोबे के लोग किस तरह लोगों को मज़ीद मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें? जैसे कि आपको पता है, हम वो कौम है जो किसी भी हालात में सफ़र कर जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आम मामलात में हम बहुत बिखरे हुए हों, लेकिन जब भी जिस भी तरह की आजमाइश कुदरती तौर पे आई या किसी भी अंदाज में आई, हम यूनिटी दिखाते हैं। बिल्कुल। इस वक्त जिस्मानी सेहत के साथ साथ बहुत ज़रूरी रहा है जहनी सेहत भी, क्योंकि वो लोग जो इस मुसीबत को झेल रहे हैं, इस परेशानी में ख़ुद डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, उनके साथ साथ वो लोग भी अफेक्टेड हुए हैं जिनका डायरेक्टली इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं हुआ है जहनी तौर पे। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो चीज़ देख रहे होते हैं वो तो सबको दिख रही होती है, लेकिन जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे होते, जो इनविजिबल होती है, वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में दे रही होती है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए। बिल्कुल। जो लोग बचे हैं वो किसी तरीके से बचने वालों में से नहीं हैं, वो बहुत कुछ देखते हुए आ रहे हैं, बहुत लॉसेस देखते हुए आ रहे हैं, और जो 2-4 उनके साथ थे उनको ये होप थी कि हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो भी ग्रेजुअली छूटते गए उनसे। सही। शोबिज़ इंडस्ट्री हो या हम आम माशरे की बात करें, हम सब ने ख़ुद मैंने भी जो जिस अंदाज में जहाँ चाहे वो कपड़े की सूरत में हो, चाहे वो 2 लफ्ज़ हों ऐसे जो आप किसी का हाथ पकड़ के सिर्फ अपना वक्त दे सकें। बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम एक इंसान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो ये उनको ट्रस्ट देना कि वो इस वक्त कहाँ आ गए, कौन लोग शेल्टर दे रहे हैं, वो अपने तमाम लोगों को, घर बस्ती जानवर सब छोड़ कर आ चुके हैं, और उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। अगर वो पलटें भी तो कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम इस वक्त बहुत एक जगह पे हैं और अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इन चीज़ों को फेस करते हुए निकलेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अनीसा, आपसे जानना चाहूँगी कि तबाही तो जो आपने बताई ना इतने बड़े लेवल पे है, और जितने सहाफ़ी हैं वो यकीनन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उन पे कि वो उन तमाम मामलात को, उन हालात को जो वो देख रहे हैं उसको बयान कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आप लोग इस तबाही को बयान कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसे किस तरह से हैंडल किया जा रहा है अब? देखिए ना, बहुत मुश्किल काम है। इतनी बड़ी तबाही को और इतनी आसानी के साथ कवर करना आसान काम नहीं है। देखिए, आज जो PDMA ने डेटा जारी किया है उसके मुताबिक अब तक 70 लाख लोग के करीब जो हैं वो बेघर हुए हैं, और ये 70 लाख सिर्फ सिंध के, जो PDMA ने जो डेटा जारी किया। अच्छा, इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि वो अब तक 32,000 लोगों को कैंप्स दे सकें। PDMA का डेटा है। अब जब ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो, और इतने बड़े डिज़ास्टर के साथ हम सब लोग भी इंसाफ नहीं कर सके, हम सब लोग उस जगह पर नहीं पहुंच सके कि जहां पर ये कहानियां थी, या जिन लोगों को हम सब की ज़रूरत थी, या जिनके इश्यूज़ को हम हाईलाइट करना चाह रहे थे। अब अगर आप सिर्फ ये 70 लाख का अगर डेटा देखें जो PDMA दे रहा है कि 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो सिर्फ सिंध के अंदर
जो लोकल इदारे प्रोविंशियल हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट दे रहा है, उसके मुताबिक अगर 70 लाख लोगों का अगर आप देखें और 32,000 तक सिर्फ PDM जैसा इदारा अपने कैंप्स को पहुंचा चुका है, अब तक वो तकरीबन 12 लाख के करीब मच्छरदानियाँ दे चुके हैं। तो जब PDM जो पूरी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो इतना बड़ा काम नहीं कर पा रही और हर शख्स तक नहीं पहुँच पा रही, तो आप तसव्वुर कीजिए कि सहाफ़ी कहाँ तक पहुँच सके होंगे। हम सब के पास ज़ाहिर है हमें बहुत कुछ दिखाने की ज़रूरत थी, हमें सब कुछ बताने की ज़रूरत थी, हमें सब कुछ लोगों तक वाज़े करने की ज़रूरत थी, ताकि लोगों की मदद भी की जा सके। और न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ये जो क़यामत आई है और जिस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग का जो अलर्ट हुआ है, ये आइंदा दिनों अभी की सूरत हाल से भी निमट सकें और हम आइंदा के लिए भी निमट सकें। इस वक्त अगर आपकी देखिए कि अभी भी जो ख़ुद हमारे वज़ीर आला सिंध हैं, उनके जो गांव हैं वहाँ पर अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है। तो और वहाँ पर लोग इस वक्त डिस्प्लेस हैं। इस वक्त आप जो बदीन की सूरत हाल देखिए, उसमें कई जगहों पर अभी तक बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, दादू बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इस वक्त। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें सहाफ़ियों की, हम सब की ज़ाहिर है आप भी बहुत बड़ा इस वक्त काम कर रही हैं, और जिस तरीके से PTV इस वक्त ये मुहिम कर रहा है और जो कैंपेन कर रहा है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, ताकि मज़ीद चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके और उन जगहों पर जा सके और उन जगहों पर पिन पॉइंट्स किया जा सके जहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा मसला अभी जिस तरह आप गुफ्तगू कर रही हैं, मैं अभी कुछ पिछले दिनों वहाँ गया था, पिछले हफ्ते में, वहाँ रात ठंड होना शुरू हो चुकी है। और अक्टूबर के मिड के बाद वहाँ पर सर्दियों में इजाफा हो जाएगा। मौसम चेंज हो जाएगा। अभी तक जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें उनके घरों तक जाना, उनके घरों तक वापसी और फिर उनके घरों को बनना, ये वो बहुत मुश्किल हमारे। देखिए अभी भी तकरीबन 5,000 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं कि जिसके अंदर इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये स्कूल्स उनके लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे, पूरी फैसिलिटीज़ तो नहीं दे सकते। अब सवाल ये बनता है कि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं। मैं मुझे आज भी जाना था, लेकिन मैं जा नहीं सका। मैं कल फिर दादू के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है, वहाँ मौसम ठंड होना शुरू हो गई है और रात के वक्त हम अगर वहाँ रहते हैं तो हमें हल्की हल्की सर्दी लगना शुरू हो गई है। और आइंदा दिनों के अंदर, और आपको मालूम है कि इस बार अभी आप देखिए कि जो इस वक्त महकमा मौसमियात के अलर्ट्स आए, उसके मुताबिक अभी से पंजाब के अंदर धुंध शुरू हो गई, यानी कि मौसम सर्दियों का वक्त से पहले शुरू हो रहा है। वो जो ग्लोबल वार्मिंग वो हमें वक्त से पहले तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ इस सवाल को लेकर आना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि मच्छर जो है वो पहले से ही पैदा होना शुरू हो गए थे और डेंगू की अलामात नज़र आनी शुरू हो गई थी। तो उन देही इलाकों में जाकर कैसे आप लोग जो है उन लोगों को बताते हैं कि ये डेंगू है या मलेरिया है, उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं और उसको फिर आप लोगों ने हैंडल कैसे किया उस वक्त? अब उनके पास तो कवर्ड चीज़ें तो पहले ही, उनके पास सामान तो ऑलरेडी मौजूद नहीं था। मैंने इनिशियली ये किया कि इनके पास जो पानी के ड्रम भरे हुए थे, मैंने कहा अगर आपके पास उनको कवर करने के लिए और कोई चीज़ नहीं तो कोई कपड़ा तो होगा कम से कम, क्योंकि डेंगू परवरिश पाता है एक साफ़ पानी पे। वहाँ हो गया, मलेरिया हो गया, तो मलेरिया उस पानी पे आता है जो मेला पानी है, गंदा पानी है। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि पीछे अगर फैक्ट्रीज़ थी तो फैक्ट्रीज से एक पानी आ रहा था जिसमें शुगर का मटेरियल मिला हुआ होता है, तो वो रेड कलर का पानी था, वो मीठा हो जाता था। मीठा हो जाता, गिदला पानी हो जाता था। उस गिदले पानी पे और ज़्यादा मच्छरों की परवरिश थी। तो मैंने यही उनको जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी वो यही किया कि इनको कवर्ड करें पानी को और अपने हाथों को कवर्ड करें। फिर जो हम अपने साथ मेडिकल किट्स लेकर गए थे वो उनको प्रोवाइड की कि इस तरह से अपना ख्याल रखें कि शाम के वक्त, सुबह के वक्त। फिर जो हम मच्छरदानियाँ लेकर गए थे, हमें तो खैर अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है आप समझती हैं, क्योंकि आप तो रेगुलर वहाँ जा रही हैं, देख रही हैं, तो अभी आप क्या समझती हैं कि किन चीज़ों की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे मौसम बदल गया तो अब हमें थोड़ा सा ठंडी चीज़ों की ज़रूरत हो जाएगी, जिस तरह कंबल वगैरह हो गए, गर्म चीज़ों की। फिर मच्छरदानी तो बहुत ज़रूरी है। फिर मेडिकल कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जो इनिशियल मेडिसिन्स हो जाती हैं, ठीक है, जो ख़ास तौर पर मलेरिया और डेंगू के हवाले से। और फिर अगर जो भी देखा जाए तो वो कम है, अगर रकम होगी तो उनको दी जाएगी। अब उनको सिर्फ प्रोवाइड कर दिए जाएं टेंट और रज़ाइयाँ दे दी जाएं, तो लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके कमाने के तो ज़राए सारे ख़त्म हो गए, मवेशी सारे बह गए,
तो जब सब बह गए तो अब उन्हें थोड़ी बहुत रकम की ज़रूरत तो यकीनन। पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी ज़रूरत है ये हमने और आपने मिलकर ही इसको बिल्कुल, आगे तक बिल्कुल। इस पैगाम को पहुंचाना है, और एमी आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि एक तो उन्हें अवेयरनेस देने की ये ज़रूरत है, चाहे वो देही इलाके के लोग हों या शहरी इलाके के, कि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में परवरिश पाता है। बिल्कुल। और हम बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि हम अपने घरों में अगर छोटे छोटे लॉन्स हैं उसमें पानी दे रहे हैं, या कहीं पौधों में साइडों पे पानी खड़ा हुआ है, या घर में किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पानी का कोई बर्तन है और वो रखा हुआ है और हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे। और इस वक्त जबकि हर तरफ जो है ये दोनों प्रॉब्लम्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं फैली हुई हैं, डेंगू की भी और मलेरिया की भी। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी बढ़नी चाहती है कि जब आप प्रोग्राम्स करें तो उनमें ज़्यादा इन चीज़ों को आप नुमाया करके बताएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो आप ये समझें कि ये एक हमारी सबसे पहले तो हमारी काउंसलिंग है, और फिर हम उन्हें, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा कि इस वक्त ज़हनी तौर पे भी लोग बीमार हुए हैं, बिल्कुल। जिस्मानी बीमारी के साथ साथ ज़हनी तौर पे भी लोग बीमार हुए हैं। हमें जब एक प्रॉपर काउंसलिंग मिली होगी, हम जब एक चीज़ को समझ सकेंगे तो ही हम आगे किसी चीज़ को समझा सकेंगे। जो लोग इस वक्त बिखरे हुए हैं ख़ानदान से, रिस्क से, अपनी खुराक से, अपने माहौल से, और ये तो आपकी और मेरी वाकई हमें समझने की बात है कि आपका अपना बेड कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, लेकिन सुकून आपको, आप पूरी दुनिया में घूम लें लेकिन सुकून आपको अपने ही घर में आता है। तो वो लोग जो इस वक्त इतने बिखरे हुए हैं, ख़ानदान छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, वो अभी इस पोजीशन में ही नहीं है मेंटली कि वो आपकी बात को समझ सकें। तो पहला स्टेप तो हमने खुद ही करना है, अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को। हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी हम जितनी बातें उनको समझा रहे होते हैं, दे आर लाइक, वो एकदम फ्लैट होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बात, क्योंकि जितनी बड़ी कहानी उनके जहनों में, जो कुछ वो दिनों रात पानी में निकल कर आ रहे हैं, लोगों की टांगें गल गई हैं, लोगों के जिस्म की इतनी बुरी हालत हो गई है। आप अगर मतलब एक अरसे तक वो अगर पानी में सफ़र कर रहे हैं, वही गीले कपड़ों में हवाएं लग रही हैं उनको, तो जहनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए हैं, जिस्मानी बीमारी के साथ साथ। तो पहले तो हमें अपनी काउंसलिंग करनी है, हर चीज़ में हमें समझना ये है। आपने बहुत अच्छी बात की है, बल्कि कि हमें अपने तो काउंसलिंग करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन लोगों को भी हिम्मत देनी है और उनको ये बताना है कि आप लोग अकेले नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि इंसान का सब कुछ डूब जाए, सब कुछ बह जाए और वो ये सोच रहा हो कि मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा उसको एक ज़हनी तौर पर पहले एक मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। तो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। अनीस साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और मुझे ये बताइए कि जैसे इंडस हाईवे के हवाले से तो हम सब जानते हैं कि वो पूरी पानी में डूबी हुई थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, तो किस तरह से जो रोड्स हैं, क्योंकि वो भी बह गई थी, रेलवे ट्रैक्स जो थे वो बह गए थे, और पूरा का ट्रेन का सिस्टम जो है वो मफलूज होकर रह गया था। हम सभी जानते हैं कि ट्रेन्स वगैरह उस वक्त मूव नहीं कर रही थी। अब उसकी क्या सूरत हाल है और उस वक्त आप लोगों ने कैसे लोगों तक फिर अप्रोच किया जबकि ये तमाम चीज़ें नहीं थी? देखें, इब्तदाई वक्त में जब बरसात हो रही थी, एक तो वो वक्त था कि जब बरसात हो रही थी, तो बरसात के वक्त में तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू रहा, और उसके बाद चंद दिनों तक तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा ज़रिया और जो इमदाद का सबसे बड़ा अहम ज़रिया रहा वो रही किश्तियाँ, और किश्तियाँ जितनी ज़्यादा वहाँ पर मूव करती रहीं। देखिए, इंडस हाईवे का भी एक पैच था जो मुख्तलिफ जगहों से उसके पैच इफेक्टेड हुए थे, तो और उसके बाद जो किश्तियाँ थी वो बहुत बड़ा ज़रिया रही है। किश्तियाँ ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रज़ाकार जो थी इदारे हैं जिसमें एदी सर फहरिस्त थे कि जिसने वहाँ पर बहुत बड़ा एक काम किया, ख़ास तौर पर रेस्क्यू के रिस्पेक्ट से, कि जिसके पास किश्तियाँ अवेलेबल थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें तो मौजूद हैं। अब जिस तरीके से 32 के करीब जो PDMA की जो थी वो चलती रही, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट से सब जगह पर किश्तियों का इंतज़ाम किया, तो वहाँ पर जो सबसे अव्वलीन तरजीह इब्तदाई दिनों के अंदर आई वो थी किश्तियों का पहुँचना। अच्छा, अभी भी अगर आप देखिए वहाँ पर जाएँ तो आपको खैरपुर, नाथनशाह और दीगर जगहों पर अब भी किश्तियाँ चल रही हैं। वहाँ पर नेवी ने काफ़ी काम किया, नेवी की किश्तियाँ वहाँ पर उन्होंने अभी तक इतना पानी है कि बोट्स पे ही जाया जा रहा है? जी, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर अभी भी तकरीबन 4-4 फीट 5-5 फीट पानी मौजूद है। और देखिए, बहुत सारे तो दादू और दीगर जगहों पर डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे कि जहाँ पर आपने देखा होगा कि 17-17 फीट पानी था। 17 फीट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े पोल थे वो पानी के अंदर डूबे हुए थे, घर 12-12 फीट की जो छतें होती थी वो पानी के अंदर डूबी हुई थी, और छत ख़त्म हो गई थी, यानी छत नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर ये सारे जो इमदादी काम हो रहे थे उस वक्त भी और अभी भी जो हो रहे हैं, वो तो इतने ज़्यादा मुतासिर हो रहे होंगे कि तमाम चीज़ें तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। देखिए, यही बहुत बड़ा मसला था, और मैंने जिस तरह आपसे कहा कि डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि हम शायद इन जगहों पर बैठकर या हम देख नहीं पाते। अगर हम वहाँ जाकर ज़मीनी सूरत हाल देखें तो यकीन मानिए कि आपका दिल खून के आंसू है।
सूरत हाल यह है कि वहाँ जब हम उन बेआसरा बच्चों को और उन औरतों को देख रहे थे, उन नौजवानों को देख रहे थे, उन बुज़ुर्गों को देख रहे थे, आप यकीन मानिए किस तरीके से नौजवान अपनी बूढ़े वालिदैन को उठाकर पानी के अंदर किस तरीके से आ रहे थे और किस तरीके से वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहे थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकती हैं। लोग अपनी बूढ़े माँ बाप को छतों पर लेकर बैठे हुए थे कि किस तरीके से कश्तियाँ पहुँचे, इमदादी वहाँ पर चीज़ें पहुँचे। अब जाकर सूरत हाल कुछ ऐसी बेहतर हुई है कि चीज़ें मैनेज होना शुरू हुई हैं, या थोड़ा सा पानी उतरना शुरू हुआ है और चीज़ें मैनेज होना शुरू हुई है। देखिए आफत है, और आफत जो क़यामत होती है वो ज़ाहिर है हम उसके लिए तैयार उस तरीके से नहीं होते, ज़ाहिर है। और हमने सोचा हुआ था कि इस तरीके से हो सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि जहाँ पर उन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने आफतज़दा करार दे दिया है, लेकिन ज़ाहिर है हम सब की, आपका जो प्रोग्राम दर्द आशना है, और ज़ाहिर है हम सब की भी ज़रूरत है कि हम अभी भी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई थक गए, बस अब नहीं कर सकते, लेकिन अभी उनकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब पानी उतरा है, तो उनको किस तरह से उनके घरों तक लेके जाना है या उन घरों को दोबारा से बसाना है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरा समझती हूँ काम है जो कई महीनों तक चलेगा, तो उसके बाद जाके ये मुकम्मल होगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त चूँकि शहर में भी सूरत हाल जो है डेंगू और मलेरिया के हवाले से बहुत ख़राब हुई है, मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों तक ये बताएँ, एक तो कि डेंगू और मलेरिया की जो सिम्टम्स हैं उनका फ़र्क क्या है, और क्या क्या अलामात हैं जिससे हमें पता चले कि ये डेंगू है या मलेरिया है, और फिर हमें उसको किस तरह से ख़ुद अपने तौर पर क्योर करना चाहिए। अब इसके तकरीबन जब बुखार होता है तो तकरीबन सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, तो उसमें आपको बार बार टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म टूटेगा, सर में दर्द होगा, बॉडी बेइंतहा पेनफुल हो जाएगी। आपको डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और फिर उसी में वाज़े हो जाएगा कि ये मलेरिया है या डेंगू है, तो फिर उसका क्योर करना आसान अच्छा, हो क्या जाएगा। उनकी मेडिसिन्स भी एक जैसी होती हैं या इसमें कोई फ़र्क तकरीबन है? एक जैसी होती हैं। कि अगर किसी को डेंगू है और वो मलेरिया की मेडिसिन गलती से ले लेता है? नहीं, गलती से नहीं लेता वो, डॉक्टर्स के ज़्यादातर सही। ज़्यादातर मैं तो इसलिए पैराडॉल अलामात पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ज़्यादातर एक तो उनको इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए कि खुद से मेडिसिन ना लें जब तक वो टेस्ट ना करवा लें, डॉक्टर साहब से ना पूछ लें कि इसकी कंफर्मेशन इसका ना कर लें। ज़्यादातर रेस्ट इसको सजेस्ट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पैनाडोल से ही क्योर किया जाए, मेडिसिन की तरफ ज़्यादा ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा होता है, कि डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं। अच्छा, और हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि इसको पैनाडोल से सिर्फ क्योर करें, और जूसेस ज़्यादा लें, और अच्छी सी डाइट लें, और रेस्ट करें। सही, तो वो दोनों सिम्टम्स एक साथ ही कवर हो जाएंगे। सही। एक बात मैं ऐड करना जी, चाहूँगा, जी। हमने जो उन एरियाज़ के अंदर देखा कि वहाँ टेस्ट किट्स नहीं है, और वहाँ पर डायग्नोस्टिक का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सही। जो डायग्नोस्टिक है और जो फैसिलिटी शायद हमारे पास शहरों में अवेलेबल है, वो उन छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है। ख़ास तौर पे जहाँ पर आप किश्ती से जाते हैं और जहाँ पर तकरीबन कोई 100 के करीब लोग मौजूद हैं, कहीं पर 200 के करीब लोग मौजूद हैं, तो वहाँ अगर पानी खड़ा हुआ है और वहाँ पर अगर डेंगू हो रहा है, तो वहाँ डायग्नोस्टिक एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त भी बना हुआ है। जो डेटा इस वक्त आ रहा है, अगर उस डेटा के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो अभी तक हमारे पास उन एरियाज़ का डेटा दुरुस्त तौर पर नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास वहाँ डायग्नोस्टिक नहीं है, फिर वहाँ से डेटा को कलेक्ट करना एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि भाई कितने लोग मुतासिर और वहाँ तक जाए। तो डायग्नोस्टिक किट्स के साथ साथ जो डायग्नोस्टिक का प्रोसेस है और फिर डेटा कलेक्शन है, वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। अभी मैं सिर्फ मुख्तसर एक छोटी सी बता दूँ, जिस तरह खैरपुर नाथन शाह है या जो दादू के जो डिस्ट्रिक्ट है बदीन के अंदर है, वहाँ पर अभी तक हमारे पास डेटा उस तरीके से नहीं आ पा रहा। तो जो डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं वहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सही तौर पर डायग्नोस्टिक और डेटा आ सके ताकि वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पहुँचाई जा सकें। तो ये जो गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है, और मकसद इसका यही है कि आप तक हम वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो ये लोग ख़ुद अपने आंखों से देख कर आए हैं, जो इनके मुशाहिदात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ताकि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आपके ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाई जा सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दर्द आशना में एक बार फिर खुश आमदीद। और यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं आज के नशिस्त में आपसे ये तमाम चीज़ें शेयर करने के लिए कि अब जो सैलाब ज़दगान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और यकीनन मैं और आप मिलकर उन तमाम चीज़ों को मुकम्मल करेंगे अपने बहन भाइयों के लिए और उन्हें उन मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। तो एमी, आपसे मैं बात कर रही थी कि हम इतनी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या परेशानियाँ वो लोग फेस कर रहे हैं और किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि अब आने वाले दिनों में मज़ीद कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त बात आपने पूछी है। देखें, आने वाले दिन की परछाई आज से शुरू है कि क्या होने वाला है, किस तरह होगा और हम कैसे, जो लोग ठीक हैं, जो लोग बेहतर हैं, जो चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें अपनी ज़ात से, चाहे वो फाइनेंशली हो, फिज़िकली हो, उन्हें भी अपनी सेहत पे काम करना है। क्योंकि देखिए, हवा और माहौल तो वही है, हम सब एक ही माहौल में सांस ले रहे हैं। इस वक्त गट हेल्थ, हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, अपने खाने पीने को सादा रखने की कोशिश करें। और सबसे, आपका जो किचन है ना, वो एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे जो भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, आपके माशरे पे होता है। जो लोग आप ले भी आए हैं वहाँ से, उनकी भी वो इतने निथारिक हो गए हैं, ऐसे फेस से निकल के उनकी बॉडी इतनी निथारिक है कि उनको भी आपने सादा डाइट पे रखना है। आने वाले दिनों में सर्दियाँ आने वाली हैं, बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं, और ऑलरेडी हम पानी को देखकर आ रहे हैं। आपको पता होगा, जब पानी से एक बॉडी निकल रही होती है या वो फेजेस देख रही होती है, उन लहरों को, उन साउंड को जब होती है, बहुत टाइम लगता है बॉडी को नॉर्मल होने में, हार्मोन्स नॉर्मल होने में। और इस वक्त बॉडी का जितना भी जो गट हेल्थ होती है, जो आप समझे कि निज़ाम हज़म हमारा होता है, उसको ज़रूरत होती है काम करने की, कम उस पर वज़न डालने की। सादा खुराक उन्हें भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। स्पेशली आने वाले दिनों में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, हल्दी का इस्तेमाल सुबह, हल्दी, आंबा हल्दी जो होती है, उसके पानी का इस्तेमाल आपको, क्योंकि हल्दी जो है हमें बहुत सारे बैक्टीरिया से बचाती है, बहुत हमारी बॉडी को वार्म फील कराती है और तैयार करती है लड़ाई के लिए। सही। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो लोग खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए तो वो हल्दी के छोटे छोटे पैकेट भी इसमें शामिल कर लें। और ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं, अता की हैं, तो हम इनसे क्यों कुदरती इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम क्यों उस तरफ जाएं। देखें, मेडिकली भी प्रेशर आ रहा है ना, हर चीज़ बढ़ रही है, आबो हवा में चेंजेस आ रहे हैं, डेंगू बढ़ रहा है, वहाँ पे भी प्रेशर आ रहा है। तो पहले अपने आप को खुद क्योर करने की कोशिश करें कि आप उस तरफ जाएं ही नहीं। आप सही होंगे तभी तो आप इनकी मदद कर सकें। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है। और अनीस साहब, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, पहले भी सैलाब आते रहे हैं, ज़लज़ले आते रहे हैं और हम लोग एक कौम बनकर अच्छी तरह से हम उसका मुकाबला करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जो पहले सैलाब आया और जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है। सन 2010 का सैलाब जिसे हमारे यहाँ पर अभी शुमार किया जा रहा है, 2010 और 2022 में बहुत बड़ा फ़र्क है। 2010 का जो सैलाब था वो हमारे पास रिवर फ्लड था, यानी कि जो सैलाबी सूरत हाल दरिया के साथ आई थी। इस बार जो सूरत हाल है वो हमारे पास रेन फ्लड है, यानी कि हमारे पास बरसात ने बड़ा तबाही मचाई है। और दोनों में वाज़ेह फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ पर जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला है, उसमें पहले ये था कि जो दरिया के साथ जितने रूट्स थे वो ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे, और लेकिन जो इस बार सिंध है, स्पेशली सिंध और ख़ासतौर पर सऊदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के एरियाज़, वहाँ पर जो इस वक्त इफ़ेक्ट हुआ है, उनके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स इफ़ेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा हुई है। और उस बरसात की वजह से पहले तो दरिया जहाँ जहाँ मूव करता रहता था, उनके किनारों पर कच्चे के इलाके वो तमाम इफ़ेक्टेड हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन 2022 में फ़र्क ये आया है कि हमारे सिंध के और सऊदर्न पंजाब के और बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड हुए हैं। अगर इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं कि जहाँ पर आपको पूरा सिचुएशन समझ में आएगी कि वहाँ पर फ्लड सिचुएशन, रेन फ्लड सिचुएशन हुई है। अच्छा, इस रेन फ्लड सिचुएशन में ज़ाहिर है पहले हम जहनी तौर पर तैयार होते थे कि फ्लड अगर ऊपर से आ रहा है तो नीचे तक बदीन तक पहुँचने में और हमारे पास डाउन स्ट्रीम तक जाने में हमें मालूम होगा कि कितना वक्त लगेगा और कहाँ का इफेक्टेड होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हुआ ये कि बरसात एक साथ आई और एक साथ आकर उसने सब जगहों पर इफेक्ट किया, उसके बाद कोहे सुलेमान से निकलने वाला पानी और दीगर पहाड़ी सिलसिलों से निकलने वाला पानी वो जैसे जैसे हमारे ऊपर आता रहा तो हमारे तमाम इलाके एक साथ ही इफेक्टेड हो गए। यानी ग्लेशियर्स भी पिघल रहे थे
और ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ बारिशें नॉन स्टॉप हो रही हैं, बारिशें non-stop और हो ये रही तमाम जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, वैसे तो दुनिया भर में ये चीज़ें फेस की जा रही हैं। फ्लोरिडा देखें कल। जी बिल्कुल, फ्लोरिडा लेकिन मैं समझती हूँ कि फिर भी हमें इससे ज़्यादा बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि जैसे अनीस साहब ने कहा कि सिर्फ सिंध में नहीं, बलूचिस्तान में और पंजाब में बहुत ज़्यादा इस तरह के हालात हैं, तो आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर्स जो अपना काम कर रहे हैं या जो मेडिसिन्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो कितने % जो है उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनको इसकी ज़रूरत है? जितने कैंप्स वहाँ लगाए गए हैं उतनी मेडिसिन, अब आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भेजा जाता है वो पहुँचाया भी जाए। तो बहुत कम कैंप्स लगते हैं किसी तरह से, डॉक्टर्स जो अपने इसका तौर मतलब पर है कि हम कोई जैसे कमी जो है social बीच में, worker- कोई जी, कनेक्टिविटी कमी की? है, बिल्कुल है। वो आप बयान करेंगे क्या कमी है जिसको अभी हाईलाइट किया जाए? तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट लेवल पे उन तक पहुंचती है या नहीं, लेकिन जो हम जैसे सोशल वर्कर हैं, हम अपने तौर पर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह और हम ही जानते हैं कि लेकिन हम किस आप नहीं तरह समझते जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ फंड है प्रॉपर, और उसमें तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट की तरफ से हैं, आपस में एक लिंक तो है ना उनका, कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे से राब्ते में हैं। तो अनीस साहब, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह वो कनेक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशंस की गवर्नमेंट के साथ? क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, अब मेडिसिन भी हैं, उसमें टेंट्स भी हैं, दूसरा सामान भी है। अगर वो लोग भी जो कि प्राइवेटली काम कर रहे हैं वो उनके साथ राब्ते में आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। आपने बहुत खूबसूरत बात की, और इस पूरे डिज़ास्टर में हमने जो बात सीखी है वो है कोऑर्डिनेशन। और इस पूरे डिज़ास्टर में हमें जिस चीज़ की शुरू में इब्तदाई दिनों में कमी महसूस हुई वो थी कि मुख्तलिफ काम करने वाले इदारों, गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट दीगर इंस्टीट्यूट हैं यानी फेडरल और प्रोविंशियल, उन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। मगर आपको एक बड़ी अच्छी हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी पिछले दिनों के अंदर इन तमाम इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का सिलसिला बहुत अच्छा हो चुका है, और पाकिस्तान की पाक फ़ौज, बहरिया, PDMA, सिंध गवर्नमेंट और ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ अब बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने जो फ्लड की बात की थी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, और उन्होंने ये बात कही है कि जनाब हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पर फ्लड की सिचुएशन के हवाले से हमें प्लान करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि आइंदा दिनों के अंदर, और उस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन का सिलसिला है, अभी आप पिछले दिनों में सिर्फ आप 2 हफ्तों की अगर हमने जो मालूमात हासिल की है, उस 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का सिलसिला बहुत अच्छा हो गया। अगर आप सिर्फ जो इब्तदाई दिनों में हमें मुश्किलात का सामना था वो इस वक्त नहीं है। अब बाकायदा जो हमें बाहर से जितनी इमदाद आ रही है वो, और यहाँ पर इनका सिंध गवर्नमेंट, फिर PDMA, अब देखिए ना, सिंध गवर्नमेंट ने 7.5 अरब रुपए के करीब PDMA को प्रोवाइड किए, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है, बड़ा अमाउंट, और वो जाहिर है आपकी और हम सब लोग जो मदद फंड में कर रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। तो आइंदा दिनों के अंदर यह है कि अभी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बहुत सारे इदारे हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बाकायदा एग्रीमेंट किए और उनकी आगाही की मुहिम शुरू की है। मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, एक रिलीजियस जो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे काम किया है कि मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों से, मुख्तलिफ मजहबी लोगों से बात की है, उनके फलाही इदारों से बात की, और उनके साथ मिलकर डेंगी और मलेरिया के लिए बाकायदा उन्होंने MOU साइन किया है। अच्छा। जैसे दावत इस्लामी के साथ इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है कि उनके जो मराकज़ हैं वहाँ पर बाकायदा ना सिर्फ आगाही दी जाएगी, और आगाही के साथ साथ बाकायदा वहाँ पर मुख्तलिफ मसाजिद के ज़रिए और मुख्तलिफ जो उनके फलाई काम चल रहे हैं उन सब जगहों पर मलेरिया और डेंगी के लिए बाकायदा वहाँ पर आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। फ़र्स्ट टाइम इन अ हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर डेंगी और मलेरिया की आगाही की मुहिम शुरू कर रही है। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें इसको जितना हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि मजहबी मसाजिद या मदारिस जो है वो इस अमल से दूर रहते हैं, लेकिन जब मसाजिद और मदारिस बाकायदा गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली MOU साइन कर जब इसकी आगाही मुहिम शुरू करते हैं तो आप समझ सकती हैं कि न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे गांव, मसाजिद
इमाम बारगांव, हर जगह पर ये एक चीज़ आएगी। एक मुकम्मल पैगाम जाता है ये उनके बहुत ज़रिए बड़ी से। गवर्नमेंट मैं का समझती हूँ बहुत कि जो आपने पाक आर्मी की बात की, तो हम उनके किरदार को तो किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हम फ़ख्र करते हैं कि अच्छे वक्तों हों, बुरे वक्त हों, जो भी हालात हों, हमेशा वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। आप देखें, जब सैलाब के अलावा भी जब ज़लज़ला आए पाकिस्तान में 2008 7 में 5 में, वो जो मामलात जो भी हुए, उसमें हमारी अफवाज ने कितना काम किया। उसके अलावा जब अभी जितना ज़्यादा काम हमारी अफवाज कर रही हैं, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यकीनन हमारी अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। एमी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे ये बताइए कि आप तो चूँकि अपने पैगामात से आप एक बहुत ही हसास इंसान होने के नाते लोगों को जो है वो एक पैगाम दे रही होती हैं कि हमें क्या करना है, आप हर चीज़ पर नज़र रख रही होती हैं। क्या आप महसूस करती हैं कि इस वक्त जो है छोटे बच्चे और ख़वातीन जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि उन्होंने हौसला नहीं हारना? और चूँकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह सुना जा रहा होता है, तो हो सकता है कुछ दिनों में जब तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी तो रेडियो तो वहाँ सुना जाएगा उन इलाकों में। तो आप क्या समझती हैं, कोई स्पेशल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए उनके लिए मोटिवेशन के हवाले से? बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अभी भी ऐसी कॉल्स आ रही होती हैं जो इंटीरियर से आ रही होती हैं और वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, या जैसे कि हमें अभी कुछ नहीं मिला या हमें ये मिल गया और इस चीज़ की कमी है। तो मैं तो स्पेशली उन चीज़ों को नोट डाउन करती हूँ कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उस चीज़ को नहीं काम कर पाई तो मैं दूसरी जगह से काम करूँ। यहाँ पे मैं एक बात आइंदा वक्तों के लिए बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन, मैं जिस चीज़ की कमी महसूस करती हूँ कि देखें, ये तो एक कुदरती आफत है और हम पाकिस्तानी नेशन होने की हैसियत से हम हमेशा एक हो जाते हैं, हमेशा हमने ये काम दुनिया देखती है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सिर्फ फाइनेंशली, फिज़िकली सपोर्ट के अलावा भी हम एक काम कर सकते हैं जिसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है। स्कूल्स में मौजूद तमाम, अगर ये हम कंपलसरी कर दें कि उन बच्चों को एजुकेट करें स्विमिंग से, फायर से, अलार्मिंग से, सिचुएशन से, तो हो सकता है ना सिर्फ बड़े बल्कि अगर कोई हमारे माशरे का छोटा बच्चा भी किसी के लिए मदद करना चाहे तो हम उसे बाउंड नहीं कर सकते, वो भी अपना फ़र्ज़ अदा कर। बहुत अच्छी बात की आपने। बल्कि मैं आप एक और बात इसमें शामिल करूँ कि अभी ये तमाम जो NGOs काम कर रही हैं और जिसमें जो लोग आके उनको सामान दे देते हैं, चाहे वो खाने का हो, कपड़े हों या टेंट्स वगैरह हों, तो उन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करना जो है वो इस वक्त स्टूडेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और मैंने ख़ुद जाके देखा कि किस तरह से वो मदारिस में, और वो जो आपने कहा ना कि दूसरे लोग जो दीनी मदारिस से जिनका ताल्लुक़ है या मसाजिद से ताल्लुक़ है, जब उनके पास वो सामान आता है तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया और उनसे कहा खाने का सामान अलग करें, कपड़ों को अलग से पैक करें और इस तरह से पैक करें कि एक एक पैकेट एक ख़ानदान के लिए हो। और उनको उन्होंने इनिशिएटिव क्या दिया कि वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को शुरू से ही लेके चलें, जैसे आपने कहा कि हम अगर स्कूल लेवल पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर उनको ट्रेन करें कि किस तरह से ऐसी सूरत हाल से निपटना है आपको, तो फिर हमें एकदम से परेशान नहीं होना पड़ेगा और फिर हमें उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई बड़ा ही आए या कोई माशरती तौर पे इकट्ठे हों हम, या हम फाइनेंशली सपोर्ट की। अगर आप ये देखें ना कि बहुत सारे हादसे इसके अलावा भी होते हैं कि हम देखते हैं कि आज फलां जगह समंदर में फैमिली डूब गई या फलां हो गया, या मेडिकली वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल सकी या लोग नहीं आ सके। अगर एक फैमिली में 2 लोग भी इस तरह के हैं तो वो 2 भी बहुत होते हैं, बेशक एक ही काफ़ी होता है जो उस वक्त उस चीज़ को संभाल ले। अनीस साहब, मैं चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप इतनी बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, इतने मसाइल, उसमें घिरे हुए लोग, फिर उनकी मदद करना, उनके हालात जानना, उनको फिर आगे दूसरे लोगों तक पहुँचाना, आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत है जो फ्यूचर में हमें जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये काम अगर कर लिए जाएँ तो हमें खुदा ना खास्ता आइंदा हम फिर इन चीज़ों से बच सकते हैं, या कम से कम नुकसान हमें फेस करना पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ज़ाहिर है तूफ़ान, बरसात, हमें उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जो सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है वो हुआ है कि हमने कुदरती रास्तों को रोक दिया, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, जो भी पानी के बहाव के कुदरती रास्ते थे उस पर बहुत सारी जगहों पर हमने मुख्तलिफ़ शहर बस गए, मुख्तलिफ़ दीगर चीज़ें हो गई हैं, और जिसके बारे में आप देखिए कि अभी जो हमारे मुख्तलिफ़ जो सरबराहान हैं, चाहे वो हुकूमत के हों या चाहे फिर हमारे पास इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे, उन्होंने भी ये कहा कि इस बात को देखना चाहिए कि ख़ास तौर पे अगर आप देखिए कि सवात के अंदर जो सैलाब आया और जो जिसमें होटल तबाह हुए, वो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये देखना चाहिए कि सन 2010 में
इन जगहों पर यही लोग नुकसान का शिकार रहे थे और फिर उसी जगह पर दोबारा आबादी वहीं हुई। पे सब कुछ बना लिया। और बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने जो बात सिंध के अंदर आकर कही, उन्होंने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सिस्टम कोई एक चीज़ बनानी पड़ेगी और उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास अगर रिवर फ्लड आता है, यानी अगर दरियाई सैलाब आता है, या फिर हमारे पास बरसात का सैलाब आता है जो सकरेन फॉल हुआ है, तो इन दोनों के हवाले से हमें किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा और कुदरत को रास्ता देना पड़ेगा। जो सबसे अव्वलीन चीज़ तो ये कि हमें वो देना पड़ेगा। दूसरा मसला ये कि हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, कि जिसमें ख़ास तौर पर हमारे पास प्रोविंशियल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑल इंस्टीट्यूशन, इन सब को हमें देखकर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, मशीनरीज हमें किस तरीके से लेनी है और हमें इनकी ऑपरेशन सिस्टम सेंट्रल कमांड सिस्टम किस तरह से रखना है। जब इब्तदाई तौर पर जब बरसात हुई तो हमारे लिए इस बार भी, और जब अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, और अब जो 2010 में रिवर आया था, फ्लड आया था, इन तीनों में हमने जो बात सीखी और उसके बाद हम अब भी नहीं सीख पा रहे कि जनाब हमें किस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट करनी है और सेंट्रल कमांड सिस्टम बनाना है। तीसरी बात, जो हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, NGOs जितनी हैं, उन सब के दरमियान क्या क्या काम देना है और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करनी है, ताकि एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरे एक सेंट्रली कमांड सिस्टम हो, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमें इस वक्त डिजास्टर की सिचुएशन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन उसको जो है कंट्रोल करने जा रहा है। हुआ क्या है इसमें सबसे बड़ा कि अगर एक जगह राशन दिया जा रहा है तो मैं भी वहीं राशन दे रहा हूँ, X भी वहीं राशन दे रहा है, Y भी वहीं राशन दे रहा है। अब यानी कई इदारे एक ही जगह पहुंच गए और राशन वहीं पे पहुंचाया जा रहा है, दूसरी जगहों पर हमने इसलिए नहीं मैंने दिया। शुरू में भी ये बात कही थी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब गवर्नमेंट कोई काम कर रही होती है तो बाकी इदारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करें, और गवर्नमेंट को पता हो क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता है। जब उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है और उनको ज़्यादा मालूम होता है तो उनके साथ मिलकर करेंगे तो आपका सामान ज़ाया नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि वहाँ तक पहुँचने के जो मामला हैं उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, जैसे आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत इसमें आपको सपोर्ट किया, तो इसी तरह अगर हम दीगर इदारों को भी इसमें शामिल करें तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़ाया भी नहीं होंगी। डॉक्टर साहब आप माजरत करें, ये जो 3 पॉइंटर्स हैं हमारे, एक तो ये कि जो नेचुरल रास्ते हैं हमारे उनको सही किया जाए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो एक सेंट्रल कमांड सिस्टम किया जाए, और तमाम जो प्राइवेट इदारे हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की और हर एक की कैपेबिलिटी का अंदाज़ हो। अगर ये 3 चीज़ें हम कर लेंगे तो अगर ये 3 चीज़ें हम कर लेंगे कोऑर्डिनेशन हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट है हमारे पास। डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगी, जैसे इन्होंने बताया कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बताएं कि आप लोगों ने जो चीज़ें फेस की हैं इस दफ़ा उन इलाकों में जाकर, क्या आप समझती हैं कि मेडिकल के शोबे में भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, या उन्हें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई एक ऐसा सेल होना चाहिए मेडिकल का, तो उसमें किन चीज़ों को फौरी तौर पर आगे आना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अब ऐसा हो रहा है, अभी काफ़ी सारी टीमें उस तरफ जा रही हैं। इनिशियली उनको ख़ुद को इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, बेसिक्स किट्स लेकर जानी चाहिए। चूँकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मैं उसको उस नज़र से भी देख रही थी कि इमदादी सामान ज़्यादातर ऐसे सोशल वर्कर्स को दिया जाए जो वाकई काम कर रहे हैं, और वो जो बेसिक ख़वातीन के हवाले से जो हाइजीन की किट्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए, और फिर ख़वातीन को वहाँ ज़रूर भेजा जाए, वो लेडी डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, ताकि वो थोड़ा सा उनको गाइड कर सकें कि आपको आगे किस तरह लेके चलना है, अपने बच्चों को भी, ख़ुद को भी, ताकि आगे आने वाली बाकी की जो दूसरी बीमारी, अब डेंगू और मलेरिया से तो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, आगे जो सर्दियों की और चीज़ें आ रही हैं और बीमारियां आ रही हैं उनसे कैसे भी तो फाइट करनी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। इस प्रोग्राम का मकसद भी बुनियादी तौर पे यही है कि न सिर्फ ये कि हम आपको आगाह करें कि इस वक्त जो सैलाब में घिरे हुए लोग हैं वो किन किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताएं कि अब उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो खाने के हवाले से हो, वो पहनने के हवाले से हो, और जो मौसम में तब्दीली हो रही है उसके बाद उनको ज़ाहिर है कि मोटे कपड़े चाहिए होंगे, कंबल वगैरह भी चाहिए होंगे, या उनको ऐसे बिस्तर चाहिए होंगे जिसमें वो अपने बच्चों को प्रॉपर पूरी प्रोटेक्शन दे सकें ताकि मौसमी हालात से भी बचा सकें। एक तरफ तो पानी है, दूसरी तरफ मच्छर हैं, और अब जब सर्दी का मौसम शुरू होगा तो ज़ाहिर है ठंड से बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी फिर बहुत सारी बीमारियां आएंगी ठंड की वजह से, जो उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो तमाम काम हो रहे हैं, आप देखते रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का सैलाब ज़दगान के हवाले से एक फ़ंड भी है, उसके हवाले से मुस्तकिल उनके नंबर्स भी आपको बताए जा रहे होते हैं। तो तमाम वो लोग जो प्राइवेटली भी काम कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ मिलके एक जिसे कहते हैं कि
एक सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर अगर आप वो काम करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से उन लोगों तक पहुंच सकेंगी जिन्हें उसकी ज़रूरत है, बल्कि ज़ाया होने से भी बच सकेंगी, और फिर आपकी कनेक्टिविटी जब उनसे होगी तो बहुत सी आसानियाँ आपको भी मिल सकेंगी। तो उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम से आप ये जान सके होंगे कि इस वक्त सैलाब में घिरे हुए लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उन चीज़ों का ख्याल करते हुए अब जो नए पैकेट्स बनाएंगे उनके लिए उसमें उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मंसूरी साहब, आपने तो बहुत ज़बरदस्त हमें तमाम चीज़ें बताई वहाँ के हालात के हवाले से। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी। और एमी आपका शुक्रिया कि आपने जो है कि हसास दिल रखते हुए उन चीज़ों को महसूस किया कि किस तरह उनकी जहनी सेहत के लिए आप काम कर रही हैं। तो प्रोग्राम आज की नशिस्त को बस यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और मज़ीद जो ज़रूरियात हैं उनके हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।